All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. क्या आप जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशन में एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसे जनरली मिक्सअप कर देते हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है एंड किस किस तरह की फोर्सेस होती हैं जो इस ऑसिलेशन को डैम्प करती हैं। फिज़िक्स के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इन कुछ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स का ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू एस चंद अकेडमी। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम जानना चाहते हैं डैम्पिंग फोर्सेस के बारे में या डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। Okay, so let us start with the damped oscillation. लेकिन इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ऑसिलेशन या उससे पहले ही भी कि आपका पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि दैट मोशन जो जनरली अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर अ टाइम इंटरवल। तो वो रिपीटिशन किसी भी तरीके का हो सकता है कि सन जो है डेली ईस्ट में आपका राइज होता है एंड देन वेस्ट में वो जाके सेट हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक पीरियोडिक मोशन है जो हर दिन में एक बार होता है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में आपके आसपास बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक मोशंस हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो। पर ये बात ध्यान देने की है कि आर दे ऑसिलेशंस? एंड योर आंसर इज नो, दे आर नॉट ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन समथिंग मूव्स अराउंड अ मीन पोजीशन पेरियोडिकली। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक मीन पोजीशन है, उस पोजीशन से आप ऊपर नीचे या किसी भी तरीके से आप उस मीन पोजीशन के अराउंड आप ऑसिलेट कर रहे हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो पेरियोडिकली। पीरियड वही है, पेरियोडिक मोशन है, बट नाउ एक कंसेप्ट और आ गया कि एक मीन पोजीशन के अराउंड आपको मूव करना है। सो दिस इज ऑसिलेशन। अब जो ऑसिलेशन, मान लीजिए एक घड़ी है, उस घड़ी में आप एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक है जिसमें एक नीचे पेंडुलम है। वो पेंडुलम क्या है? वो पेंडुलम की मोशन एक तरह से ऑसिलेशन है। उसका जो ऑसिलेशन है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो क्या वो ऑसिलेशन हमेशा चलता रहता है? एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ये ऑसिलेशन धीरे धीरे डैम्प हो जाता है। डैम्प का मतलब कि वो धीरे धीरे स्लो पड़ जाता है। इसलिए आपको एडिशनल पावर, एडिशनल बैटरी इसमें लगानी पड़ती है ताकि वो हमेशा मोशन करता रहे, एडिशनल वर्क करना पड़ता है। तो वो तो किसी ग्राउंड से टच में नहीं है। तो ऐसी क्या फोर्सेस हैं जो उसको रोक रही हैं, उस पेंडुलम के मोशन को रोक रही हैं? तो बेसिकली एयर फ्रिक्शन है, वो इस मोशन को हिंडर कर रहा है, उसको रोक रहा है और धीरे धीरे वो वेलोसिटी उसकी कम होती जा रही है। तो ये बात बेसिकली ऑब्जर्व करने की है कि ऑसिलेशंस जो भी हैं एक रियल सिस्टम के अंदर, रियल लाइफ के अंदर, दे आर बेसिकली एवरीवेयर यू विल सी एग्जांपल्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस ओनली। आपके पास प्योर ऑसिलेशन मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डैम्प्ड ऑसिलेशन ही मैक्सिमम केसेस में आप ऑब्जर्व कर पाते हो। एटॉमिक स्केल पे आप नहीं देख पाते, वहाँ पर ऐसी ऑसिलेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ ऑसिलेट कर रही है। अब वो ऑसिलेट क्यों कर रही है, मतलब किस वजह से कर रही है? देयर शुड बी सम फोर्स कि अगर ये मीन पोजीशन से आपका ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया है तो वो वापस आएगा, तभी
इस मीन पोजीशन के अराउंड ये एक वेलोसिटी इसको मिल पाएगी, ये एक मोशन बन पाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास आ जाता है हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ के अंदर हमने ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की है। सो व्हाट इज़ हुक्स लॉ? कि आपके पास बेसिकली एक मीन पोजीशन है जिस मीन पोजीशन के अराउंड एक पेंडुलम जो है वो आपका यहाँ पर मोशन कर रहा है। सो ये पेंडुलम एक सेकंड पोजीशन पे जा सकता है, जो कि बहुत एक्सट्रीमम इस पिक्चर में मैंने उसके डिफाइन किए हैं। तो जब ये अपने टूवर्ड्स राइट एक्सट्रीमम की तरफ जाता है, इस पोजीशन पर एक फोर्स उस पर बैकवर्ड लग रही है, एंड जब ये लेफ्ट जाएगा तो एक फोर्स उस पर टूवर्ड्स राइट, मतलब ओवरऑल टूवर्ड्स मीन पोजीशन हमेशा एक फोर्स उस पर लगती रहती है, जिसकी वजह से वो मोशन रिपीट होती है। सेकंड केस अगर हम देखें तो हमारे पास है कि मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग से मैंने एक मास को अटैच कर दिया है जो कि है m। नाउ ये जो मास है इसको मैं अगर ऑसिलेट करूं तो एक मीन पोजीशन के अराउंड ये इस पोजीशन तक शिफ्ट हो सकता है, एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग जब वो वापस कंप्रेस होगा तो उस मीन पोजीशन से अंदर एक और पोजीशन तक जा सकता है। सो ओवरऑल आपके पास ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन से कर सकता है। ओके, तो हम कंसीडर कर रहे हैं क्या कि इसने x डिस्प्लेस हुआ है, जितना ज़्यादा ये डिस्प्लेस होता है उतनी ही ज़्यादा फोर्स होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ओवरऑल हुक्स लॉ इस पिक्चर को देख के ये कहता है कि द फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स है आपकी, व्हाट आई एम टेलिंग यू, रीस्टोरिंग फोर्स जो आपको मीन पोजीशन पे वापस ले जाना चाहती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो ये आपका हुक्स लॉ है जहां पर आप जनरली ऑसिलेशंस देखते हैं। नाउ तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए मैं के एक स्प्रिंग कांस्टेंट या मतलब एक तरह का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं कि वो स्प्रिंग के केस में आप उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे देते हो, ऑसिलेशन के केस में आप ओवरऑल उसे एक कांस्टेंट के तौर पे मान लेते हो। नाउ इस पिक्चर को अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे लिखना चाहूँगा तो ये पिक्चर कैसी बनेगी? इन दिस पिक्चर यू नो कि जो आपके पास फोर्स F है that is equal to m into a, mass into acceleration, and this acceleration can be written as second derivative of displacement। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका वेलोसिटी होता है और देन चेंज इन वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन बनाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास बन जाता है m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट is equal to negative of kx। यस गाइस, तो ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास बन गई जो मुझे बता रही है कि ये जो है ये ऑसिलेशन इस तरीके का है मेरे पास, जिसको मैं ऑसिलेशन को इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डैम्पिंग। अब अगर यही ऑसिलेशन हमारा जो हो रहा है वो कंसीडर कीजिए एयर में हो रहा है, सेकेंड केस में यही ऑसिलेशन मैं पानी के अंदर करवा रहा हूँ, एंड थर्ड केस में यही ऑसिलेशन मैं ऑयल, थिक ऑयल के केस में, मोबिल ऑयल हो गया मान लीजिए, तो उस केस में मैं यही ऑसिलेशन करवाने के लिए छोड़ देता हूँ। इन तीनों केसेस में मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा टाइम तक चलेगा? सिंपल, इसका सिंपल सा जवाब है जो एयर में ऑसिलेशन है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक चलेगा, पानी में उससे कम चलेगा और ऑयल में बहुत ही कम चलेगा, ऐसा है। तो ये तो आपने अपने इंट्यूशन पे आंसर दे दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? एंड ये जो फोर्स है जो ओवरऑल इसको अपोज कर रही है उसका नेचर क्या है? तो ये जो फोर्स है ये एक तरह से ये मान के चलो कि फ्रिक्शन फोर्स की तरह है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि हम किसी सरफेस पे अगर चल रहे हैं
तो वहाँ पर वो फ्रिक्शन कॉज करती है और उसका मोशन का अपोज करती है। वैसे ही आपके पास जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन भी अगर किसी मीडियम में है, अब ये किसी फर्श पे तो ऑसिलेशन हो नहीं रहा है, लेकिन अब ये किसी मीडियम में है, तो उस मीडियम से इंटरेक्शन की वजह से ओवरऑल ये क्या है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आपका बन रहा है। तो ओवरऑल अब आपको ये सोचना है कि ये जो फोर्स है जिसका नाम हमने कहा है कि डैम्पिंग फोर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये टोटली फ्रिक्शन फोर्स के जैसा है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स के जैसा है तो ओवरऑल जो फ्रिक्शन फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो लगभग मैच करने चाहिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। फाइन, तो ब्रेक के बाद हम इसका आपको आंसर देंगे कि ये क्या होना चाहिए। हाय, आई एम मनीषा सिंगला। मैं इनऑर्गेनिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि बॉन्डिंग है, आयनिक, कोवलेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उनके प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं, उनको थोड़ा इजी मैनर में एस चांद एकेडमी में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम बैक टू एस चंद एकेडमी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप सबके सामने एक सवाल रखा था। वो सवाल ये था कि जो आपकी डैम्पिंग फोर्सेस हैं वो अगर फ्रिक्शन फोर्स के जैसी हैं तो ओवरऑल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स के कैरेक्टर्स हमें पता है, लेकिन वो क्या है, वो हमेशा एक सरफेस के रिलेटिव रहते हैं। डैम्पिंग फोर्स क्या है, डैम्पिंग फोर्स एक ऑसिलेशन के लिए एक मीडियम से रिलेटेड है, तो उसका ओवरऑल कैरेक्टर क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का भी कैरेक्टर होता है कि जो आपका डैम्पिंग फोर्सेस हैं वो हमेशा आपकी मोशन को हिंडर करती हैं, उसका अपोज करती हैं। तो ओवरऑल आप मूव करना चाहते हैं या मूव कर रहे हैं तो आपकी मोशन को वो अपोज करेंगी। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर डैम्पिंग फोर्सेस। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी फॉर्मूलेशन के बारे में कि ये फोर्स अगर है तो कितनी होगी। सो ये फोर्स क्या है, ये हमेशा आपकी वेलोसिटी जो है, जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होती है। फाइन, तो ये अपोजिंग फोर्स, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये अपोजिंग फोर्स हमेशा क्या होती है कि अपोजिट होती है आपकी मोशन के, and this is proportional to your velocity of the particle in that medium. तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं मैथमेटिकली, सो दिस इज लाइक दिस कि ये जो आपका डैम्पिंग फोर्स है एफ डी के तौर पे अगर मैं इसको लिखता हूं, सो दिस एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट ये फोर्स लग रही है और उसके प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट थिंग, लेकिन अब ये तो भी होगी वेलोसिटी की बात। अब इसमें मीडियम का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर यही चीज़ एयर में हो रही है, वाटर में या ऑयल में, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस केस में। तो उसके लिए क्या होगा कि ओवरऑल आपके पास एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। सो दिस एफ डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा ऑफ वी, गामा इंटू वी। सो ये गामा जो है ये ओवरऑल उस मीडियम की, उस लिक्विड की प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि डैम्पिंग फोर्स कितनी है। तो दिस गामा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट लिक्विड, दैट मीडियम जिसके अंदर ये ऑसिलेशन हो रही है। वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स में म्यू जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कहाँ से आता है, वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नेचर है, बट इसमें क्या है, उसके मास वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर ये आपका फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है। एंड दिस गामा फैक्टर वो ऑब्जेक्ट का कितना साइज है और उसका सरफेस कितना स्मूथ है, दूसरा लिक्विड कितना डेंस है, इन सब पैरामीटर्स को कैरी करते हुए ये गामा फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस होता है। तो अब ये जो आपका फैक्टर है, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो ये इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेगा।
तो जब मैंने हुक्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी तो हुक्स लॉ की इक्वेशन में क्या है कि टुवर्ड्स लेफ्ट हम देख पा रहे हैं कि आपकी फोर्स जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को बना रही है, एंड टुवर्ड्स राइट इफ आई लुक एट दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, जो कि क्या है आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि स्प्रिंग मतलब जो रिस्टोर करना चाहता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। अब डैम्पिंग जो है वो भी क्या है, वो भी मेरे पास एक तरह की एक फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, फाइन, अपोजिट टू द मोशन। एंड जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी कैसे लग रही है, वो भी हमेशा लग रही है टुवर्ड्स द मीन अपोजिट टू द, ठीक है, मोशन। जब वो दूर जा रहा है तब उस केस में अपोजिट टू द मोशन। सो इस फैक्टर को गामा वी को मैं इसके अंदर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूँ, इस तरीके से इसको अटैच करता हूँ, तो ये इक्वेशन आपकी नेट बन जाती है m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस गामा v। लेकिन गाइज जो v है वो ओवरऑल खुद भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dx बाई dt, फाइन। तो dx बाई dt मोशन फॉरवर्ड हो रही है या मीन की टुवर्ड्स हो रही है, तो उस केस से उससे हमें पता चल सकता है इसका साइन वेरी हो सकता है, प्लस माइनस में वो आ सकता है, फाइन। तो उससे ऑटोमेटिकली इसका साइन एडजस्ट हो जाएगा कि मोशन किस तरफ है और कहाँ पर वो रिस्टोरिंग फोर्स को हेल्प कर रहा है और कहाँ पर उसके अपोज जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली साइन आपका एडजस्ट हो जाता है। नाउ तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं तो बेसिकली ये मैं लिख सकता हूं m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस गामा dx बाई dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, फाइन। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके इस ऑसिलेशन जो कि एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए जो बॉडी का मास है वो अप्रोक्सीमेटली आपका कांस्टेंट है, तो सारा का सारा दारमदार आ जाता है गामा पे। गामा जो कि एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जिस लिक्विड भी नहीं, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जिस मीडियम में हम ये ऑसिलेशन प्लेस कर रहे हैं। तो जैसी वो ऑसिलेशन होती है, अब वो एयर में है तो गामा की वैल्यू कम होगी, अगर वही आपका किसी डेंसर मीडियम में है, ऑयल में है, तो गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उस बेस पे वो कितनी जल्दी आपका ऑसिलेशन डैम्प्ड होगा, उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उसका मोशन किस तरीके से होना चाहिए या ओवरऑल उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फाइन। ओवरऑल गाइज इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि जो आपका पीरियोडिक मोशन है और जो आपका ऑसिलेशन है वो क्या होता है। ऑसिलेशन में मीन पोजीशन के अराउंड जो मोशन है वो हमें समझ में आई, और फिर हमने देखा कि जो मीन पोजीशन के अराउंड अगर मेरी मोशन है उसको मैं कैसे पिक्चराइज कर सकता हूँ, तो वो मैंने एक पेंडुलम और एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया। इन दोनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए हुक्स लॉ हमारे पास आता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया एंड उसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। इसके बाद हमें एक और फोर्स इंट्रोड्यूस करना था जिसका नाम था डैम्पिंग फोर्स। अब वो जो डैम्पिंग फोर्स है हमारी, वो फोर्स फ्रिक्शन के जैसा कैरेक्टर रखती है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फ्रिक्शन के जैसे निकले, एंड क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन बदलेगी इसकी वेलोसिटी चेंज के साथ, लेकिन जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो वो साइन का टेक केयर कैसे रखा जाएगा? वो साइन का टेक केयर वो ऑटोमेटिकली रखेगा, बिकॉज dx बाई dt वो चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वो ऑटोमेटिकली साइन को ध्यान में रखते हुए अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सारा दारमदार आ जाता है गामा के ऊपर, और गामा की वैल्यू क्या होगी वो इस पे डिसाइड करेगा कि वो ऑसिलेशंस जो है वो डैम्प्ड होगी, ओवर डैम्प्ड होगी,
चलते ही रुक जाएगी, मतलब किस तरीके की उसकी मोशन होगी, वो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे हमें मिल जाता है। फिजिक्स के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इन कुछ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स का ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to this channel.